नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दिए गए उस भाषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों की पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे लोगों के धन को मुस्लिमों में बांट देगी। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी के भाषण को लेकर आयोग के अलग अलग शिकायतें दी थी। इजरायली सेना रफा से फिलिस्तीन शरणार्थियों को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ रही है। इसके बाद वह वहां छिपे हमास के आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। ये जानकारी इजरायली सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। इजरायली सरकार ने प्रवक्ता ने भी कहा कि रफा में जमीनी कार्यवाही के लिए सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन वहां पर कार्यवाही का दिन और समय बताने से इनकार कर दिया। रफा में करीब 14 लाख बेघर फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है और वहां पर सैन्य कार्यवाही में भारी खून खराबी की आशंका जताते हुए सहयोगी देशों ने इजराइल को आगाह किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा होने की बात कही है। संजय सिंह ने कहा कि जेल के अंदर सीएम के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग यानी कि भाजपा खिलवाड़ कर रही है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं। शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं। कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई, तो ये तो जानलेवा कार्रवाई है ना। अगर आप एक जीवन रक्षक दवा जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए शुगर बढ़ने पर वो कोलैप्स कर सकता है, शुगर अचानक डाउन होने पर कोलैप्स कर सकता है, और आप उसकी जिंदगी के साथ 23 दिन तक खिलवाड़ करते रहे, आपने इंसुलिन नहीं दिया। इतना हो हल्ला हुआ तो इंसुलिन दिया आपने। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का परिवार, उनकी पत्नी, दिल्ली के लोग, देश के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी से बेहद प्यार करते हैं, वो चिंतित हैं, परेशान हैं इस बात को लेके कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या घटना ये लोग अंजाम दे देंगे, क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश की मुरैना में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर को वोट देने की अपील के साथ ही प्रधानमंत्री बोले कि देश के विकास के लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार कितनी जरूरी होती है, यह मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मुरैना ने हमेशा उन्हीं का साथ दिया है जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है। साथ ही इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं
सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डाटा से वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों का 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने तकनीकी से जुड़े 4-5 और बिंदुओं पर जानकारी लेने के बाद दूसरी बार फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी अब फैसले का इंतजार शुरू हो गया है। उम्मीद है कि चुनाव खत्म होने से पहले निर्णय आ जाएंगे। ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने साफ कहा कि हम चुनावों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोर्ट का कहना था कि हम किसी अन्य संवैधानिक अथॉरिटी के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों ओबीसी की सूची में शामिल करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का ये वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने की एक कुचेष्टा का हिस्सा है। इसमें मुस्लिम्स की ऑलमोस्ट सभी जातियों को भी शामिल करने के भी मामले कुछ सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि दलितों को भी, यानी जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं मुसलमान, उन लोगों को भी दलित का एक हिस्सा, मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसको दलित का पार्ट बनाया जाए। दलितों को मिलने वाले जो सुविधाएं उसके अनुसार भी उनको ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था।
तो चाहे वह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय रहे हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन मुद्दों की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में लोग लूट करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीजें क्या है? ये सच उजागर हो रहा है और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पेत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं। तो इन दोनों के प्रति देश को सतर्क रहना होगा, आम जनमानस को सतर्क रहना होगा और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के इन मंसूबों को पूरी तरह खारिज करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का अपना सही उपयोग करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 अप्रैल को महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में आजादी के बाद पहली बार ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं जातीय जनगणना की बात कही तो पीएम मोदी थर थर कांप रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, देश का एक्सरे होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जात है ही नहीं, दो ही जात हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अच्छा, अगर दो ही जात हैं तो भैया आप कहां के ओबीसी बन गए? तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी जाति जनगणना हम पूरे देश में करवा देंगे और इकोनॉमिक सर्वे और संस्थाओं का सर्वे, मतलब किसके पास कितना धन है, पिछड़ों के पास कितना धन है, पिछड़ों की क्या भागीदारी है, हर वर्ग की आबादी कितनी है, भागीदारी कितनी है, मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, प्राइवेट अस्पताल के मालिकों में कितने हैं, यह काम हम करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, वो एक योजना लाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, सुनिए आपने? उसमें क्या किया, सबसे पहले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। और फिर क्या किया, कहते हैं कि जो भी पैसा देना चाहता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, बिना नाम दिखाए
पैसा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानूनी नहीं है, इसको रद्द करो, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्कीम को रद्द कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और सरकार जिन लोगों ने उनको पैसा दिया उनके नाम नहीं रिलीज करना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके नाम दो और कौन सी तारीख पे पैसा दिया वो बता दो। स्टेट बैंक पर दबाव डाला, वो ये इंफॉर्मेशन रिलीज ही नहीं कर रहे थे। फिर इंफॉर्मेशन रिलीज होती है, पता लगा एक दिन किसी कंपनी पे सीबीआई की रेड होती है, कुछ ही दिन बाद वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है, सीबीआई की इंक्वायरी खत्म हो जाती है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 10-15 दिन बाद वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए पकड़ा देती है। सड़क पे जो एक्सटॉर्शन कहा जाता है ना, जो सड़क पे एक्सटॉर्शन, गुंडे एक्सटॉर्शन करते हैं ना, हाँ, ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर दिया है। और जनता से कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक फंडिंग के सिस्टम को साफ कर रहा हूं। आप कैसे साफ कर रहे हो? अगर आप साफ कर रहे होते तो आप कहते भैया जो भी पैसा दे रहा है नाम सामने रखो, कौन से दिन दिया, किसने दिया, हिंदुस्तान की पब्लिक को बताओ। मगर नहीं। नई दिल्ली के इंडिया गेट के पंडेरा रोड पर बुधवार देर रात आइसक्रीम की रेडी लगाने वाले एक आइसक्रीम विक्रेता की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वारदात की सूचना पर नई दिल्ली डीसीपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है और इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। इसके बाद 4000 से अधिक पक्षी को मार दिया गया है। आसपास के इलाकों में अंडा मुर्गा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एक्शन प्लान के आलोक में एपी सेंटर से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गी पालन से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। रांची में बर्ड फ्लू फैलने के कारण 4000 से अधिक पक्षी मारे गए हैं, उनको दफनाया गया है। तेज हवा चलने के बावजूद तीखी धूप, गर्मी की चुभन लगातार बढ़ रही है। तापमान में भी धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में भी राहत के बहुत आसार नहीं है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 92 से 28% दर्ज हुआ है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।